हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक करियर क्लासेस पर आपका स्वागत है। भारत की सबसे बड़ी एग्जाम कही जाने वाली पटवारी परीक्षा के एडमिट कार्ड आ गए हैं। 15 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। देखिए, मैंने मजाक में नहीं कहा कि भारत की ये सबसे बड़ी एग्जाम है। अक्सर एक पीजे कह लीजिए जो प्रचलित हुआ करता था कि आईएएस बन गए वो तो ठीक है, लेकिन अगर पटवारी बन जाते तो बात ही कुछ और होती। बस उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कह दिया था कि पटवारी हमारी सबसे बड़ी एग्जाम होती है। चलिए, 15 मार्च से हमारी जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है उसमें मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारे बच्चों को परेशान करता रहा है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। समय अब इतना रहा नहीं कि आप पूरा पढ़े, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैनेजमेंट पर कुछ एमसीक्यू, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, ये वो घिसे पिटे पुराने प्रश्न नहीं है। मैंने कोशिश करी है कि मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है कॉलेज में, तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, उन नए प्रश्नों को समझते हैं और प्रश्नों के साथ साथ उसके आसपास की चीज़ें भी हम लोग अवश्य जानेंगे। पहला प्रश्न हम लोग उठाते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईओक्यू। शब्द ईओक्यू का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी देखें, वो परीक्षा है जहाँ पर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता रहा है, तो वहाँ पर भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रश्न आ चुका है। वहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था टीक्यूएम। टीक्यूएम का फुल फॉर्म पहले वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है, जिसका पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसी से रिलेटेड एक नया प्रश्न ईओक्यू। तो बेटा, ईओक्यू का जो पूरा नाम होता है वो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ईओक्यू एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, ये आपकी मशीन है। मशीन को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग। 50-50 के दो सेट हैं आपके पास, और एक बार में मशीन में आपके पास 50 का एक सेट जाता है। तो ये कह लीजिए कि 50 यूनिट रॉ मटेरियल की आपको जरूरत पड़ती है अपनी मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो ये 50 का सेट जब यहाँ जाएगा, तो ये जो सेकंड वाला हिस्सा हमारा 50 का था, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, जो कि हम मशीन में जाने को तैयार है। इसी समय पर आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और नया ऑर्डर जो है वो आपका 50 का होगा। तो यही जो 50 है वो कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, 50 से ज़्यादा का अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस एक्स्ट्रा सामान को, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल को कैरी करने का भी अपना एक कॉस्ट होगा। मतलब आपको जगह खरीदनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा, है ना। और अगर आप 50 से कम का ऑर्डर 50 से कम की क्वांटिटी अगर ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए 30, तो आपकी मशीन के लिए, क्योंकि 50 यूनिट की ज़रूरत होती है, तो 30 यूनिट आपकी मशीन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो ऐसा साइज होता है जो आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे, साथ ही साथ आपका किसी भी प्रकार का कैरिंग कॉस्ट ना लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ईओक्यू का पूरा नाम आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो भी आपको क्लियर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि ये कहता है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, जब भी हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं तो उसको हम लोग समय के साथ साथ यूज करते हैं, जिससे उसका वियर एंड टीयर होता है। मतलब मशीन में किसी प्रकार की कोई खराबी आती है, या फिर कहीं कोई हिस्सा उसमें टूट जाता है, ये कह लीजिए समय के साथ साथ तकनीकी बदलती हैं, इस वजह से उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। तो हम लोग हर साल एक डेफिनेट अमाउंट उस पर चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये की मशीन थी, मैं कहता हूँ 10% के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि हर साल उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो जो 10% है, या फिर 1000 का 10% 100 रुपये है, वो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहलाता है। अब प्रश्न हमारा ये कहता है कि डेप्रिसिएशन का लाभ क्या है। तो देखिए, इंक्रीज इन सेविंग, कहीं से कहीं तक रेलिवेंट नहीं है। डिक्रीज इन सेविंग, ये भी रेलिवेंट नहीं है। टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स सेविंग, इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो पहले डेप्रिसिएशन के जो जो मेन एडवांटेजेस हो सकते हैं उनके बारे में आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। डेप्रिसिएशन हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मशीन बताता है। कैसे बताता है जी एग्जैक्ट वैल्यू? मान लीजिए
आपने सन 2000 में कोई मशीन खरीदी जो कि 1000 रुपए की है। अब जब 2001 में आप जाएंगे, आपने फिक्स करा कि 10% के रेट से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका मतलब 1000 पर 10% आपके मशीन का मूल्य कम हो जाएगा और सन 2001 में उसकी कीमत रह जाएगी 900 रुपये। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये उस मशीन की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 10 साल बाद आपको समझ आएगा कि मुझे मेरी मशीन नई खरीदनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं 7वें 8वें साल में आप मेंटली इस बात के लिए रेडी होंगे कि मुझे नई मशीन की ज़रूरत है। एक बेनिफिट तो ये हो गया। साथ ही साथ जो दूसरा और सबसे बड़ा एक्चुअल बेनिफिट है वो है टैक्स सेविंग। टैक्स एग्जम्पशन सही आंसर नहीं होगा, टैक्स से छूट नहीं मिल जाती, टैक्स में आपकी बचत हो जाती है। और वो कैसे? एग्जाम्पल समझिएगा। अगेन आसान डाटा उठाते हैं। मान लीजिए आपको 1000 रुपये पे टैक्स देना था और ये टैक्स था 20%। 1000 का 20% आपको टैक्स देना था, मतलब आपको 200 रुपये टैक्स देने थे। लेकिन आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो अब आपको जो टैक्स देना होगा वो 1000 पे 10% मतलब 100 रुपये कम हो जाएंगे और आपको 900 रुपये पे टैक्स देना होगा और इसका 20% मतलब 180। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको 20 रुपये की बचत हो जाती है। इसलिए डेप्रिसिएशन का जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है टैक्स सेविंग या फिर टैक्स में बचत। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। प्रश्न क्रमांक 3, ग्रेटेस्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार की जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? देखिए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज ये तो नहीं हो सकते। नॉइज जो है वो आपके संचार की सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि सेंडर, रिसीवर, मैसेज ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, उसके अवयव होते हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉइज से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। नॉइज का अर्थ केवल शोर नहीं। जैसे अगर आप अभी मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप मोबाइल अपना यूज़ करते हुए उसमें यूट्यूब के माध्यम से मेरी बात को सुन पा रहे हैं और आपके आसपास मान लीजिए ढोल बजना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ढोल का बजना शोर क्रिएट करेगा, वो नॉइस। लेकिन नॉइस को इतने छोटे कॉन्टेक्स्ट में समझना सही नहीं होगा। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं नॉइस की? इंटरनेट किसी वजह से बंद हो गया और उस बंद होने की वजह से आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे, तो वो भी कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है नॉइस में काउंट करा जाएगा। किसी वजह से आपकी मोबाइल की बैटरी बंद होगी, अगेन आपका और मेरा संवाद नहीं हो पाया, आप मेरी बात को सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो भी नॉइस कहलाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने नहीं देती या उसमें किसी प्रकार की रुकावट डालती हैं, वो सारी ही चीज़ें नॉइस कहलाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नॉइस का मतलब केवल धूम धड़ाके शोर शराबे से नहीं है, हर वो चीज़ जो बात नहीं पहुंचने देती नॉइस कहलाती है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपको, इंटरनेट का बंद होना, मोबाइल स्विच ऑफ होना, और भी कुछ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अ लीडर हैज, एक नेता के होते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लीडर ज़रूरी नहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाए, है ना। हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम लीडर्स देखते हैं। जैसे हमारा देश जब परतंत्र था, है ना, अंग्रेजों की गुलामी में बंधा हुआ था, तब हम लोग देखते थे कई सारे लीडर उभर कर आए, तो उनके असिस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं था। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई सारे बड़े नेता हमारे सामने हुए। लीडर्स तो ये तो देखिए ऑप्शन मैच करता ही नहीं है, सब लीडर्स भी होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक लीडर्स के 100% होते हैं फॉलोअर्स या फिर अनुयायी। तो देखिए, जिन लीडर्स के मैंने आपको नाम दिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों को फॉलो करते हैं या उनके द्वारा किए गए कार्य को आज भी फॉलो करते हैं। वो आज लाइव जीवित हमारे साथ नहीं है, इसलिए एक लीडर के हमेशा फॉलोवर्स होते हैं जो उनके साथ भी या उन लीडर्स के ना रहने पर भी उनकी बातों का जरूर अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, which among the following manager works at the lower most level in an organization?
कौन सा मैनेजर सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है? आपको पता होगा मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट और सबसे नीचे आता है लोअर मैनेजमेंट। अगर कोई संस्था बहुत बड़ी है तो इन 3 स्तरों के अंदर भी सब लेवल्स पाए जा सकते हैं। मिडिल मैनेजमेंट को भी हो सकता है कोई संस्था 2 या 3 स्तरों में डिवाइड कर दे, लोअर मैनेजमेंट को भी 2 या 3 स्तरों में डिवाइड करा जा सकता है ना। एचआर मैनेजर, सीईओ, फ्लोर मैनेजर और सुपरवाइजर, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन, सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट हमको चूज करना है। तो देखिए, एचआर मैनेजर जो होता है जनरली वो मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अगर कोई संस्थाएं बहुत बड़ी हैं तो लोअर मैनेजमेंट के अपर पार्ट में भी आपका एचआर मैनेजर हो सकता है। लेकिन प्रश्न की डिमांड है सबसे निचले स्तर पर। सबसे निचले स्तर से मतलब होगा जो कि आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो। तो भाई एचआर मैनेजर तो वो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सीईओ। देखिए सीईओ जो है वो टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति, वो यहाँ पर काम करता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। फ्लोर मैनेजर और सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का बेसिकली काम होता है सुपरविजन करना। इसका मतलब इसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और उन लोगों के ऊपर ये नज़र रखता है, इसलिए ये भी सीधा आपके कस्टमर्स के टच में नहीं होता। फ्लोर मैनेजर काफ़ी हद तक नाम से ही क्लियर होता है कि फ्लोर मैनेजर वो व्यक्ति जो अंतिम रूप से आपके कस्टमर के साथ जुड़ता है। इस वजह से इसका सही जवाब होगा फ्लोर मैनेजर। तो वह मैनेजर जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है वो हमारा ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है जो कि कहता है फाइंड द ऑड वन आउट, विषम ज्ञात कीजिए। देखिए बिना ऑप्शन देखे आप इसका आंसर नहीं लगा सकते। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंस और स्टाफ, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है और वो अलग ऑप्शन है हमारा फाइनेंस। अलग क्यों है बता दूं। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शन कहलाते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा। मैनेजमेंट के फंक्शन जो हैं वो पोस्ट कॉप के नाम से जाने जाते हैं। आपसे इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगले जो मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊँगा उसमें इस बात पर और चर्चा करूँगा। तो पोस्ट कॉप बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शन है जिसमें पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग को डिनोट करता है। तो फाइनेंस जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पोस्ट कॉप अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉप। तो उसका सही जवाब है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप शब्द को प्रतिपादित किया। और भी कई सारे व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन बताए, लेकिन जो सर्वमान्य बात थी वो थी लूथर गुलिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है when people work together in an organization to achieve the greatest goal that it is known as, क्या कहलाएगा? जब किसी संस्था के लोग सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में कार्य करते हैं, बहुत जरूरी शब्द है, तो ये कहलाता है। देखिए जनरल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सामान्य समझ के साथ भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। मैनेजमेंट के प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएंगे उसमें से कम मुझे ऐसा उम्मीद है 10 से 12 प्रश्न सामान्य समझ के होंगे। उसी का एक उदाहरण आपके सामने ही है। ऑप्शन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन और लीडरशिप। तो लीडरशिप तो यहाँ पर आंसर कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। डायरेक्शन की बात करूँ तो देखिए क्या लिखा है, साथ में काम करते हुए। तो साथ में काम करते हुए कंट्रोलिंग आना पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा था डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन में से कोई एक आंसर कुछ हद तक लगता है कि हो सकता है। डायरेक्शन को मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ जब लोग साथ में काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट कर रहा है कि चलो तुम आगे बढ़ो, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ हद तक वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे क्लोज आंसर आपका यहाँ पर बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय। डायरेक्शन सही जवाब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग साथ में कार्य करें, क्योंकि अपर लेवल पर काम करने वाला नीचे लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट करता है।
अगला प्रश्न है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड फॉर द एंट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एंट्रीज करने के लिए प्रचलित है। अकाउंटिंग से आपका ये प्रश्न है। तो देखिए समय समय पर अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में रहे हैं। इस प्रश्न पे चलें उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करता हूँ। एक होता था हमारा बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय। तो सबसे पुराना जो तरीका था आपस में लेन देन का वो वस्तु विनिमय कहलाता था। जैसे कि मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, मैं अकेले दाल खाकर पेट नहीं भर सकता, आप अकेले चावल खाकर पेट नहीं भर सकते, तो हम आपस में कुछ चीज़ों का विनिमय कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे थोड़ा चावल ले लिया, आपको थोड़ी दाल दे दी, अब दोनों खिचड़ी बना के खाएंगे। तो ये जो तरीका था वो हमारा बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय सिद्धांत प्रणाली कहलाता था। हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा तरीका प्रचलित है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होती है। जैसे कि मैंने आपको कुछ पैसा दिया, जब मैंने आपको कुछ पैसा दिया तो उसकी मैं दो एंट्री करूँगा। अगर मैं आपको कैश देता हूँ तो मेरा जो कैश का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, जिसको हम लोग डीआर लिखेंगे, और मैं आप जो पैसा गया आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट करूँगा। तो मुझे दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक डेबिट की एंट्री, एक क्रेडिट की एंट्री। आपसे प्रश्न ये भी हो सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो दो एंट्रीज होती हैं उनके लिए क्या एब्रिविएशन यूज करा जाता है, क्या संक्षेपण यूज करा जाता है। तो डी आर, सी आर, जहाँ पर डी आर आपके डेबिट को दर्शाता है, सी आर आपके क्रेडिट को दर्शाता है। ट्रिपल एंट्री सिस्टम भी कुछ कंट्रीज में फॉलो किया गया, लेकिन उसकी प्रभावशालिता इतनी अच्छी नहीं थी। वर्तमान समय में जो सर्वमान्य एंट्री सिस्टम है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसमें पहले से लिख चुका था। तो बेटा ऑडिटिंग जो शब्द है वो डिराइव किया गया है ऑडायर से, और ऑडायर का जो मतलब होता है वो होता है टू हियर, मतलब बात को सुनना। बहुत समय पहले की बात है जब राजा महाराजा बहुत बड़े स्केल पे काम करते थे, जैसे का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला होता था। तो एक समय विशेष पर वो अपने प्रतिनिधि जो छोटे छोटे गांव, शहर, मोहल्लों पर राज करा करते थे, वो राजा के पास आते थे और साल भर में या 6 महीने में जो भी उनका समय निर्धारित था, उनके वहाँ पर कितनी उपज हुई, उन्होंने कितना जनता से कर वसूला, इसकी डिटेल दी जाती थी। तो वहाँ पे राजा केवल उनकी बात सुनता था, है ना, केवल उनकी बात सुनी जाती थी और कोई कार्य नहीं किया जाता था। ये ऑडिट शब्द आपका वहीं से बना है, जो कि लैटिन शब्द है ऑडायर, जिसका अर्थ होता है सुनना। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर वर्तमान परिस्थिति में बात करूं तो ये शब्द थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, व्यापक हो गया है। ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं और ऑडिटिंग फर्म्स की ऑडिटिंग करवाई जाती है ताकि उन फर्म्स में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। भाई कौन कौन इंटरेस्ट रख सकता है फर्म में? उसमें इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। ऑडिटिंग करवाने के बाद उस ऑडिटिंग की एक कॉपी आपको इन्वेस्टर्स को भेजनी होती है कि हमने साल भर में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा हमारा लगा, इतना टैक्स हमने भरा। साथ ही साथ एक कॉपी आप गवर्नमेंट को भी भेजते हैं जिसमें आप उनको ये बताते हैं कि इतनी कमाई पर इतना टैक्स हमने आपको दिया है। जो मेन मालिक होते हैं कंपनी के, इन्वेस्टर्स के अलावा, इन्वेस्टर भी अपने आप में एक तरह के मालिक होते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का, मैं मालिक से मेरा मतलब था, किसी का पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, तो उनको भी एक कॉपी इसकी मिलती है जिससे उनको ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं तो वो सारी कंपनीज, क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वो सारी कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अपनी ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। तो आज के लिए यही 10 प्रश्न, मैं समय के साथ साथ आपके लिए और भी कुछ एमसीक्यूज लेकर आता रहूँगा, जहाँ पर मेरी मेन कोशिश होगी कि वो सारे क्वेश्चन जो आजकल सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं या किसी भी तरह से आपके लिए अवेलेबल हैं, उनकी मात्रा कम हो ताकि आप नए प्रश्न सीख पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं ऐसे ही एमसीक्यूज लेकर आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।